श्रावण मास के पहले सोमवार की आप सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जिस प्रकार अगर एक अशांत जल हो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसकी वजह से उसमें या तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, या तो बनेगा तो इतना अस्पष्ट होगा कि उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार की हालत हमारे मन की भी होती है। अशांत मन में जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो आपको वास्तविक परिस्थितियों का विश्लेषण करने और देखने ही नहीं देती हैं। तो ऐसे में क्या करें? चुपचाप बैठें कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन, तब तक जब तक कि आपका मन शांत न हो जाए। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाइए। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर आशाजनक ऊर्जा भर गई है। आप एक बहुत ही विशेष रूप से शांति को प्राप्त हुए हैं और उसके बाद जो निर्णय आप लेंगे वो सर्वथा उचित ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज है 6 जुलाई, दिन है सोमवार का। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज। देखिए, कोरोना का जो असर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और फिलहाल इस समय हम दुनिया में तीसरे ऐसे देश बन गए हैं जहां पर सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में आपको अपने आसपास बहुत अधिक आने जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को आप सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी आप सुरक्षित रखें। बहुत सारे लोग डर नहीं रहे हैं। मैं उनको बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर 21 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपको क्वारंटाइन कर दिया जाए तो क्या आप वो समय अपने प्रोडक्टिव कार्यों में लगा पाएंगे? क्या आप 1 महीने के लिए चुपचाप एक कमरे में बंद होने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब नहीं है तो अपने आप को आप बचाएं, क्योंकि यही इसका एकमात्र इलाज है। फिलहाल बात करेंगे प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज में जो वहाँ की प्रवेश परीक्षा होनी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को भी फिलहाल टाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में कोरोना के जो कंटेनमेंट जोन है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो साथ ही साथ अब ये भी है कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा जो कि 16 अगस्त को है, उसको भी लेकर अब कहीं न कहीं मंथन करना जरूरी हो जाता है। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र भी रखेंगे अपना पक्ष और 7 जुलाई को 2 बड़ी सुनवाइयां होनी हैं और अब उसमें मैटर शिक्षा मित्रों का भी है। तो शिक्षा मित्र भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 7 जुलाई की तारीख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। 7 जुलाई को मॉडिफिकेशन याचिका और उत्तरमाला प्रकरण दोनों में ही सुनवाई होनी है। तो ऐसे में ये देखना है कि 7 जुलाई जो कि एक निर्णायक दिन साबित हो सकता है, तो इसमें क्या होना है। फिलहाल 7 जुलाई कल ही है और देखते हैं कि 7 जुलाई को क्या होता है। कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 4 पर कट ऑफ मामले में संबंधित सुबेदार सिंह की याचिका है और कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 10 पर उत्तरमाला मामले की एसएलपी ऋषभ मिश्रा लिस्टेड है। तो दोनों सुनवाइयां हैं। इसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान अभी से लगाना उचित नहीं प्रतीत होता, इसलिए हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। उसके बाद आपको सारी सूचनाओं से अवगत कराएंगे। हालांकि सभी पक्ष अपनी अपनी बात को रखने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2018 का जो इंटरव्यू है उसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जुलाई से इंटरव्यू का शेड्यूल निश्चित किया गया है और ये जो इसका विस्तृत कार्यक्रम होगा वो आज यानी कि 6 जुलाई को जारी किया जाएगा। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी uppsc.up.nic.in से। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का स्थगित होना अब तय हो गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है वो 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। जो वहाँ पर टीचर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से काम करेंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार कर रहा है और प्रवेश परीक्षा का नया कार्यक्रम भी निर्धारित किया जाना अब निश्चित है, क्योंकि ये जो परीक्षा होनी थी वो 1 से लेकर 14 अगस्त तक करवाई जानी थी। लेकिन फिलहाल कई सारे कंटेनमेंट जोन बन गए हैं और इसी वजह से इस परीक्षा का रद्द होना अब निश्चित माना जा रहा है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। एलटी ग्रेड के रिजल्ट के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिजल्ट। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जिस प्रकार से आरओ की परीक्षा विवाद में फंसी और पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पुनः परीक्षा करवाए जाने के बारे में 3 मई को डेट लगाई गई थी, लेकिन ये डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए अब यहाँ पर ये प्रतीत हो रहा है कि और जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान भी हैं कि कहीं ये दोनों परीक्षाएं रद्द
न कर दी जाएं। फिलहाल अभ्यर्थियों को चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार है। उधर अभ्यर्थियों को पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने का भी इंतजार है, ताकि रिजल्ट के लिए आयोग पर दबाव बनाया जा सके। एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक बिकी खान और प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय का कहना है कि 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और फिलहाल जो असमंजस की स्थिति है उसमें प्रतियोगी छात्रों को ये आशंका है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को लेकर स्थिति और खराब हो जाएगी। और आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले के कारण ही निरस्त हुई थी और दोबारा परीक्षा कराई जानी है। ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को भी यही चिंता सता रही है कि कहीं हिंदी और सामाजिक विज्ञान परीक्षा को भी निरस्त न कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि अभी भी कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि एलटी ग्रेड में इन 2 विषयों के परिणाम कब जारी होंगे। बाकी जो विषय हैं जिनके परिणाम डिक्लेयर हो गए हैं उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, और क्योंकि पेंडेमिक की वजह से प्रक्रिया उस गति से आगे नहीं बढ़ रही है जिस गति से बढ़नी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप लोग इंतज़ार करते रहिए और बहुत जल्दी आपको वो शुभ दिन भी देखने को मिलेगा जब आप किसी विद्यालय में अपॉइंटेड होंगे। और विश्वविद्यालय कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो तो रद्द हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल शेष भारत की जो परीक्षाएं हैं उसको भी रद्द किए जाने के बारे में बात कही जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की जो लंबित परीक्षाएं हैं वो भी अब रद्द की जा सकती है, यानी कि सारे भारत के बारे में बात हो रही है और इसके बारे में फ़िलहाल अभी विचार किया जा रहा है। हालांकि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज चाहें तो वर्क फ्रॉम मतलब कि एग्ज़ाम फ्रॉम होम में, जिसमें बुक्स भी अलाउड होगी, के आधार पर परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी दोनों को ही इसकी रिपोर्ट दे दी गई है। मौजूदा समय में देश में करीब 1000 विश्वविद्यालय और 45,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि फर्जी मार्कशीट या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे से नौकरी प्राप्त कर लिए हैं 2010 से ही, और अब वो अपनी जॉब अभी तक करते आए हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सारे डॉक्यूमेंट्स का रीवेरिफिकेशन होने जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग स्वतः ही इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हालांकि उनकी भी जांच की जा रही है और बाकी लोगों की भी जांच की जा रही है। तो जो फर्जी शिक्षक हैं उनमें कहीं न कहीं बहुत ही बेचैनी का माहौल है। गोरखपुर शासन की सख्ती के बाद अब फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करने में तेजी आई है। गोरखपुर में लगातार फर्जी शिक्षकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी 3 फर्जी शिक्षक बीईओ की जांच के बाद बर्खास्त कर दिए गए। बर्खास्त 3 शिक्षकों में से एक गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड अंकपत्र, दूसरे ने कानपुर विश्वविद्यालय के फर्जी अंकपत्र पर नौकरी पाई थी, और कुछ लोग पहले से ही इस्तीफा देने पहुंच रहे हैं। त्यागपत्र देने से भी मन में कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न होता है। जांच कराई गई तो पता चला कि ये लोग भी फर्जी ही हैं। फिलहाल इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। और इसी के साथ ये न्यूज़ सेशन भी यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होता होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल एक प्रश्न आप लोगों से आज दोबारा, तो जो प्रश्न होगा वो बिल्कुल समसामयिक होगा और इसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। सवाल इसी के बारे में करेंगे। तो भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को भारत में बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, डू ब्राउज़र भी शामिल है और तमाम ऐसे ऐप हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कैम स्कैनर को छोड़कर बाकी ऐप तो यूं ही थे, कोई बहुत ख़ास ऐप नहीं थे। हाँ, कैम स्कैनर जो था वो एक अच्छा ऐप था। फिलहाल सवाल ये है कि जो 59 ऐप बैन किए गए भारत में वो आईटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत बैन किए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि 59 चाइनीज़ ऐप जो बैन हुए हैं वो किस कानून के तहत बैन किए गए हैं। ये सवाल है आप लोगों के लिए। फटाफट कमेंट करके बताइए और ऐसे प्रश्नों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप एक एस्पायरेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सवाल। अगर आपको जवाब पता है, डिटेल में पता है, तो आप नीचे डिटेल में मैसेज करें। कम जानते हैं तो कम मैसेज करें, यानी कि
नीचे आपको कमेंट करके इसके बारे में बताना है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।